टोटल एनर्जी लाइन जो है, तो ये चीज़ जो है इसमें भी अप्लाई होगा। TEL एंड HGL ये पढ़े थे ना पाइप में, कोई पाइप होता था ऐसे, है ना, ऐसे पाइप होता था, तो उसमें जो है TEL और HGL इसका ड्रॉ करते थे हम लोग, है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब डाटा मान लेते थे, इसका ये डेप्थ जो है यहाँ पे ये Z1 होता था, यहाँ पे सेक्शन पे Z2 होता था, है ना। तो इसका यहाँ पे ये Z हो गया, फिर इसका कुछ वैल्यू जो है इसका प्रेशर का वैल्यू होता था, फिर कुछ वेलोसिटी होता डायग्राम होता था। तो TEL जो है मैंने बेड स्लोप से जो ये ड्रॉ करते हैं, क्या बोलते हैं, टोटल एनर्जी लाइन जो होता है, तो टोटल एनर्जी लाइन में जो होता है उसमें Z भी होता है, उसमें Z भी होता है, उसमें जो है प्रेशर भी होता है ना, P/ρg भी होता है उसमें, और उसमें जो है V²/2g भी होता है, V²/2g भी होता है ना। और जो और इसका डायग्राम ऐसा बनता है। तो ये मतलब पहला सेक्शन फिर आप सब में 1 1 लगाएं, दूसरा सेक्शन पे जो लगेगा तो सबकी जगह पे 2 2 2 हो जाएगा ना। तो कुछ कुछ दूरी तक ये मान लो ये Z2 हो गया, फिर ये जो हो गया ये P2/ρg हो गया, है ना, या P/z, और यहाँ पे ये V2²/2g हो गया। तो ये टोटल एनर्जी लाइन होता था, तीनों का सम, है ना। इस पॉइंट पे तीनों एनर्जी का सम, इस पॉइंट पे तीनों एनर्जी का सम जो है ये टोटल एनर्जी लाइन होता था, है ना, ये होता था ना। और टोटल एनर्जी लाइन में से ये v वाला वेलोसिटी वाला टर्म हटा दीजिए, अब तब जो लाइन बचता था, इधर भी वेलोसिटी हटा दीजिए इसमें, तो इसको क्या बोलते थे, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, है ना। याद है कुछ, पाइप फ्लो में पढ़ाया गया था। ठीक है, नहीं भी याद हो तो कोई कोई कहीं भी पानी फ्लूइड फ्लो हो रहा है ना, तो उसमें जो ये सारा टर्म जो है बर्नौलीज इक्वेशन का था, जो 4th यूनिट में पढ़ाया गया था। तो सारे जो एनर्जी का सम होता है ना, ये 3 एनर्जी होता है, ये बताया था, पोटेंशियल एनर्जी, ये आपका प्रेशर एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है। तो तीनों का सम जो है टोटल एनर्जी होता है। तो टोटल एनर्जी को ड्रॉ करने के लिए ऐसे एनर्जी लाइन ड्रॉ होता है, तो जिसमें एनर्जी चूंकि थोड़ा सा घटता रहता है इसलिए नीचे ऐसे लुढ़कता हुआ लाइन दिखता है। तो ये टोटल एनर्जी लाइन हुआ, और इसको हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन बोलते हैं। मतलब इसमें वेलोसिटी वाला एनर्जी नहीं यूज करते हैं, सिर्फ डायटम और जो है प्रेशर एनर्जी ऐड करते हैं, ठीक है। तो कभी कभी पूछता है कि ये पाइप के लिए था कि आप जब ये पानी फ्लो इसमें होता है रिवर में या कैनाल में, उसका जो है टोटल एनर्जी लाइन कैसा होगा और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कैसा होगा, है ना। तो उसमें जो है जैसे ये नदी, कोई भी नहर जो फ्लो करता है वो ऑलरेडी वो कुछ किसी स्लोप पे वर्क करता है ना। तो ये बेड स्लोप है उसका ऐसे, इसमें जो है ये आपका नहर है, ये ऐसे इसका डेप्थ है इतना, मतलब है ना, ऐसे फ्लो कर रहा है। तो इसका जो है इस जगह पे जो है क्या बोलते हैं, मान लो कि ये डाटम है, हम लोग ऐसे ही डाटम हमेशा बराबर वाला चूज करते हैं, है ना, सिंपल ऐसे। इस जगह पे इसका ऊंचाई जो है ये Z1 हो गया, है ना। ये मतलब ये पहला सेक्शन चूज कर रहे हो और ये दूसरा सेक्शन है। तो इस जगह पे इस डाटम से, और ये डाटम है, ये डाटम है, तो इस जगह पे इसका बेड का जो ऊंचाई हो जाएगा ये Z2 हो जाएगा, है ना। डाटम से ये इतना ऊंचा, यहाँ पे इतना ऊंचा। इसमें जो है कोई प्रेशर वाला टर्म नहीं होता है, इसमें जो है कोई प्रेशर वाला टर्म नहीं होता है। प्रेशर अगर किसी चीज़ की वजह से होता है तो वो इसके अपने हेड की वजह से, तो ऊंचाई की वजह से होता है। इतना पानी ऊंचा है तो उसकी वजह से यहाँ पे इतना हेड होगा, है ना। तो यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो सिर्फ ऊंचाई की वजह से होता है। तो यहाँ पे इसका डेप्थ ही इसका प्रेशर है। तो यहाँ पे प्रेशर ये न लिख के यहाँ पे सिर्फ वाई लिखेंगे, है ना। पाइप में अंडर प्रेशर फ्लो होता था, तो वहाँ पे प्रेशर का अमाउंट होता था, उसको हम लोग हेड के टर्म में कन्वर्ट करते थे। यहाँ पे डायरेक्टली जो है कोई प्रेशर नहीं है, सिर्फ हेड, पानी के अपने हाइट की वजह से जो प्रेशर है वो होता है। यहाँ पे भी जो हाइट होगा उसका, यहाँ पे अपना उसका वजह होगा। तो इन दोनों का जो सम होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, HGL, HGL लाइन, है ना। तो यहाँ पे ये दिख रहा है हम लोग को कि नदी में, ये कैनाल में जो है HGL लाइन जो होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, उसका अपना जो टॉप सरफेस होता है ना, उसी को रिप्रेजेंट करता है ना। उसका जो अपना टॉप सरफेस होता है, उस सरफेस को ही जो है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन रिप्रेजेंट करता है ना। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो है, जो चैनल फ्लो जो होता है, ये ओपन चैनल फ्लो में ये रिप्रेजेंट किसको करता है, टॉप सरफेस को, टॉप सरफेस ऑफ क्या चैनल, है ना, या वाटर फ्लो, है ना। जो टॉप सरफेस होता है उसी वही HGL को डिनोट करता है, क्योंकि Z
और y दोनों को ऐड कर दिए तो ये यहीं पे पहुंचते ही हैं हम लोग। यहाँ पे जितना होगा ये इसका अपना जो यहाँ से डेप्थ हो गया और डेप्थ और ये z है ना, तो ये चीज़ हो गया। प्लस इसमें यहाँ पे कुछ वेलोसिटी भी होगा, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगा, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगा, उसके वजह से इसके पास काइनेटिक एनर्जी कुछ होगा। तो मान लो कि यहाँ पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी v² हो गया, और यहाँ पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हेड लिख रहे हैं, ऐसे ऐसे mv² होता है ना। तो यहाँ पे ये जो हो गया ये हो जाएगा v²/2g हो जाएगा। तो इसको भी अगर ऐड कर दें दोनों जगह पे तो ये टोटल एनर्जी लाइन हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी लाइन से जो है ये TEL हो गया इसका, तो ये टोटल एनर्जी लाइन हो गया ना। तो इसमें आपको ये सब कुछ डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन कभी कोई पूछता है, खास करके ऑब्जेक्टिव पूछता है कि जो ओपन चैनल फ्लो में जो उसका टॉप सरफेस होता है वो किस लाइन को डिनोट करता है, तो आप पूछिएगा कि आप बताइएगा कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन को डिनोट करता है ना। फिर जो है उसमें पूछेगा, कोई पूछेगा TEL उससे कितना दूर होता है, तो वो उससे v²/2g दूर होता है, ऊंचा होता है ना। तो ये इमेजिनरी लाइन है, और ये जो एग्जिस्ट करता है, ये जो ऊपर वाला सरफेस होता है उस हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन उसको बोलते हैं। ठीक है, तो होप ये बात समझ में आ गया होगा, है ना। ये थोड़ा कभी यहाँ पे लिखा रहता है, कहीं भी ऑब्जेक्टिव पूछता है तो इसलिए ये चीज़ बता दी है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जो है कभी कभी आप देखेंगे कि जो ये कहीं पे फ्लो होता है ना, यहाँ पे मान लो ये फ्लो हो रहा है पानी का, और बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ गया, ऐसा ऑब्स्टेकल आ गया, तो पानी जो है यहाँ पे मतलब ऐसे बढ़ रहा था, तो पहले ये लेवल बढ़ने लगता है ऐसे से, या पहले ऑलरेडी लेवल कहीं ज़्यादा ही था, तब भी अगर ये ऑब्स्टेकल मिल जाता है तो क्या होता है कि पानी यहाँ पर जो है बहुत तेज़ी से, देखोगे जैसे ही ऑब्स्टेकल मिलता है तो क्या होता है कि पानी अपने आप स्पीड बढ़ाता है और एकदम पतला हो जाता है। यहाँ पे देखोगे कि ऐसा ऑब्स्टेकल होता है, नदी किनारे अगर जाओ, कोई पत्थर उत्थर होता है तो वहाँ पे ऊपर से पानी देखोगे बहुत पतला लेयर अपने आप बना लेता है, बहुत तेज भागता है ना। तो ऐसे ये पतला लेयर बना के हाँ ऐसे आता है, लेकिन जैसे ही ये थोड़ा सा और आगे बढ़ता है इससे टकराने के बाद, ये इसका हाइट फिर बढ़ने लगता है ना, क्योंकि अपने पानी यहाँ पे अपना जमा होना शुरू करा। अब ये पानी जो इधर जमा हो रहा है वो इसको थोड़ा इसकी एनर्जी को डाउन करता है ना। इसकी एनर्जी को, जो ये बहुत तेज चल रहा था, काइनेटिक एनर्जी हाई था, तो वो एनर्जी को डाउन करता है, तो ये फिर जमा होने लगता है, तो फिर ये उसका हाइट ऊंचा हो जाता है, फिर ये हाइट ऐसे ऊंचा हो जाता है ना। ऐसा देखे होगे। और यहाँ पे जो है ये जो है ऐसे ऐसे उछाल मारता है, ऐसे कुछ पानी जो है ऐसे ऐसे पूरा उछाल मारता है इस जगह पे, है ना, ऐसे ऐसे पूरा राउंड ऐसे हिलकोड़ा जैसे मारना जिसको बोलते हैं, तो वो चीज़ ऐसे यहाँ पे मारता है। ठीक है, ऐसा देखे होगे आप लोग, है ना। तो ये जो होता है ना, यहाँ पे अब क्या होता है कि जैसे डेप्थ थोड़ा सा कम होता है तो इसका स्पीड बढ़ जाता है। तो उसका वजह वही है कि हम लोग जानते हैं ना कि एनर्जी इक्वल टू जो है, एनर्जी तो कॉमन ही रहने वाला, मतलब कांस्टेंट ही रहता है। तो यहाँ पे एनर्जी का सम जो होगा, ये जो पढ़े थे ना बर्नौलीज इक्वेशन, उसमें 3 एनर्जी का सम था, वो लगभग बराबर ही रहता है। तो एक एनर्जी हो गया, ये इसका डेप्थ हो गया वाला एनर्जी हो गया, दूसरा एनर्जी इसका जो हो गया काइनेटिक एनर्जी वाला हो गया v²/2g, और एक ये z हो गया। तो z तो मान लो कि चलो ये तो अपना नेचुरल है, ये चीज़ कांस्टेंट है, तो यही दोनों चीज़ चेंज हो रहा है ना, ये इन दोनों चीज़ के बीच में कॉम्बिनेशन है। तो इन दोनों चीज़ में जैसे क्या होगा ना कि अगर डेप्थ घटेगा तो वेलोसिटी अपने आप बढ़ जाता है, फिर जब वेलोसिटी बढ़ेगा तो डेप्थ घट जाता है अपने आप, क्योंकि इन सब का सम कांस्टेंट ही रहना है। ये चीज़ पाइप फ्लो में हम लोग देखे थे, है ना। तो वहाँ पे होता था कि वेलोसिटी बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, अब प्रेशर बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगा, ये होता था। तो यहाँ पे होगा कि वेलोसिटी बढ़ेगा तो डेप्थ घटेगा। तो जैसे ही यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ता है क्योंकि डेप्थ घट जाता है ना, तो घटते घटते बहुत तेज हो जाता है कभी कभी, कि बहुत डेप्थ बहुत कम और स्पीड बहुत तेज, है ना। तो वैसे फ्लो को शूटिंग फ्लो बोलते हैं, ठीक है ना, बहुत तेज बरक या कि सुपर क्रिटिकल फ्लो बोलते हैं। तो उसके लिए जो है ना फ्रूड नंबर, एक नंबर होता है, वो इजाद किया गया, फ्रूड साइंटिस्ट थे उनके नाम पे, उन्होंने बनाया, एक फ्रूड नंबर होता है, ठीक है ना। तो वो नंबर इक्वल टू होता है v/√GD, है ना, और उसको उन्होंने डिनोट किया Fe से, Fe, ठीक है ना, ये Fe। तो Fe जो है उन्होंने बताया कि Fe जब ग्रेटर देन 1 होगा, Fe ग्रेटर देन 1 होगा, इम्प्लाइज के v/√GD जो है वो भी ग्रेटर देन 1 होगा, इम्प्लाइज कि v इज ग्रेटर देन √GD होगा, है ना।
मतलब वेलोसिटी जो है रूट जी डी के वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगा, तो ऐसे को जो हम लोग बोलेंगे सुपर क्रिटिकल फ्लो, सुपर क्रिटिकल फ्लो। ठीक है, इसको हम लोग सुपर क्रिटिकल फ्लो बोलेंगे, या इसको जो है हम लोग शूटिंग फ्लो भी बोलते हैं, मतलब बहुत तेज शूट करता हुआ जैसे फ्लो होता है, शूटिंग फ्लो भी बोलते हैं। ठीक है, और एफ जो है ये लेस देन अगर 1 होगा, इम्प्लाइज हो जाएगा कि v इज लेस देन रूट जी डी, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये सब क्रिटिकल, मतलब क्रिटिकल से नीचे है ये, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें ये नहीं है, ये सब क्रिटिकल फ्लो होगा, सब क्रिटिकल फ्लो है ना, सब क्रिटिकल फ्लो होगा। और इसको स्ट्रीमिंग फ्लो भी बोलते हैं, मतलब ठीक ठाक स्ट्रीमिंग हो रहा है तो ऐसे फ्लो को हम लोग स्ट्रीमिंग फ्लो बोलेंगे। ठीक है, ये शूटिंग फ्लो मतलब बहुत तेज चल रहा है, मतलब इन्होंने डिस्टिंग्विश करने के लिए बनाया है ये चीज़, है ना। और अगर एफ ई इक्वल टू 1 है, अगर 1 है एफ ई इक्वल टू, तो इम्प्लाइज कि वी इक्वल टू रूट जी डी है ना। इसको बोलते हैं क्रिटिकल, मतलब इन दोनों के बीच में ना, सुपर क्रिटिकल से और क्रिटिकल के बीच में कभी ये स्टेज आता है कि 1 होता है ना, तो इसको जो हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल फ्लो। तो ये इन्होंने डिस्टिंग्विश करने के लिए बनाया है ऐसा। तो इसका जो यूज जो है ये समझने में होता है, इस वाले कंडीशन को समझने में होता है। ठीक है, जब ये वेलोसिटी जो है बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, वेलोसिटी रूट जी डी से ज़्यादा हो रहा है ना, तो जो है ये सुपर क्रिटिकल वेलोसिटी हो जाता है ना, यहाँ से बहुत तेज निकला, दिख रहा है कि डेप्थ एकदम कम हो गया इसका, तो इस जगह पे यहाँ इस सेक्शन पे, इस जगह पे जो है इसका डेप्थ एकदम कम हो जाता है ना, तो यहाँ पे ये सुपर क्रिटिकल स्थिति में है ना, ये जो है ये सुपर क्रिटिकल फ्लो हो रहा है, सुपर क्रिटिकल है। ठीक है, और जब यहाँ पहुंच रहा है ये दिख रहा है कि इसका डेप्थ बढ़ गया, मतलब वेलोसिटी अपने आप ही घट गया होगा इसका, है ना, तो ये जो है क्रिटिकल फ्लो में चेंज हो गया, ये सॉरी सब क्रिटिकल हो गया ना, सब क्रिटिकल, ये सब क्रिटिकल फ्लो हो गया। ठीक है, तो ये जो ऐसा जो जंप देखने को मिलता है ना, कि पानी ऐसे एक बैग तेज आ रहा था, फिर ऐसे जो धीरे धीरे घटते घटते जो है इसका जो है स्पीड कम हो जाता है, डेप्थ बढ़ने लगता है, तो ये क्या होता है एक्चुअली में कि सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल के बीच के स्टेज को ये पास करता है, बीच में कहीं पे क्रिटिकल होता होगा, है ना। ठीक है, तो वहाँ पे जो क्रिटिकल का मतलब होता है कि वहाँ पे एनर्जी जो है उसका ओवरऑल थोड़ा सा कम हो जाता है ना, इसलिए उसको क्रिटिकल बोलते हैं। तो ये इस बीच में जो ये जंप देखने को मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक जंप। इन दोनों के बीच में जो ये जंप देखने को मिला है, ऐसे ये पानी का जो ये हाइट बढ़ जाता है ना, तो ये जंप जो देखने को मिलता है इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक जंप। और इस गैप को जो बोलते हैं, जहाँ से आपको क्रिटिकल दिखना शुरू हुआ सुपर क्रिटिकल, और जहाँ पे आपको सब क्रिटिकल सही से समझ में आने लगा कि हाँ सब क्रिटिकल हो गया, तो इसको इस गैप को बोलते हैं लेंथ ऑफ हाइड्रोलिक जंप, लेंथ ऑफ हाइड्रोलिक जंप। ठीक है, लेंथ ऑफ हाइड्रोलिक जंप इसको बोलते हैं। ये जो घटना हुआ इसको हाइड्रोलिक जंप बोलते हैं, ये जो घटना है इसको हाइड्रोलिक जंप बोलते हैं। कोई पूछे कि कब होता है, तो जब सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल स्टेज में पहुंचता है, तो उस बीच में हाइड्रोलिक जंप की घटना होती है। ये होना जो है ज़रूरी होता है ना। अब ये क्यों ज़रूरी होता है, तो अगर ये ज़रूरी ये एक आगे में हम लोग सिलेबस में है कि यूज़ ऑफ हाइड्रोलिक जंप, यूज़ ऑफ हाइड्रोलिक जंप, है ना। तो ये अगर नहीं होता तो क्या होता कि अगर ये ऐसा ही रह जाता, मान लो ये पानी आया एकदम शूटिंग फ्लो में और ये ऐसे ही आगे भी बढ़ता रह जाता, तो क्या होता है कि आगे जो मिट्टी होगा यहाँ पे इसको वो खदड़ना शुरू करता है, उसको उखाड़ना शुरू कर देता है ना, इरोजन होना शुरू हो जाता। और इरोजन हो जाने से क्या होता है, यहाँ पे गड्ढा होता चला जाता, आगे भी गड्ढा होता, तो इधर वाला जो स्ट्रक्चर, मान लो कि ये अगर डैम होता जो हम लोग ने बनाया है किसी काम से खास वजह से, तो वो उसको नुकसान करना शुरू हो जाता, आगे का इसका ये सब पोजीशन कमज़ोर हो जाता, तो वो इधर पानी शिफ्ट करने लगता तो दिक्कत हो जाता। तो ये हो जाता है, जो कि इसका हाइट बढ़ जाता है जंप होने की वजह से, तो फिर जो है ये इरोजन नहीं कर पाता है आगे में, एक बस इस जगह पे करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको थोड़ा कंक्रीटिंग वगैरह कर दीजिए, मजबूत बना दीजिए ऑलरेडी, तो ऑलरेडी यहाँ पे आप मजबूत कर दिए, आगे में इरोजन होगा ही नहीं, है ना। तो इससे फ़ायदा ये हो जाता है हाइड्रोलिक जंप से कि आप जो है इरोजन को बचा सकते हैं, प्रिवेंट जो है इरोजन, इरोजन से बचा लेता है ये, है ना, प्रिवेंट इरोजन। ठीक है,
दूसरा ये फायदा होता है कि अगर ऐसा कहीं पे हो रहा है, ये सब चीज़ ऐसा जंप हो रहा है, तो यहाँ पे मान लो कि अगर आपको आगे पानी को साफ करना है, कोई केमिकल मिलाना है, तो सबसे अच्छा बेस्ट प्लेस यही होता है कि यहाँ पे आप केमिकल पानी में मिला दीजिए। अब यहाँ पे ये जंप होने की वजह से ये पूरा टर्बुलेंट फ्लो होता है, तो वो केमिकल जो है पानी में पूरे में घुल जाएगा। या फर्टिलाइजर का मतलब मिलाना है तो पूरे में मिल जाता है अच्छे से, फिर ये आगे सारे बता हुआ पूरा चला जाता है ना। तो मिक्सिंग का बड़ा अच्छा काम हो जाता है यहाँ पे, है ना। तो हाँ, क्या इरोजन मतलब खदर खदरना, कटाव करना, समझे। ठीक है, तो ये जो है फॉर मिक्सिंग ऑफ केमिकल के इसमें काम भी आता है, फॉर मिक्सिंग ऑफ केमिकल। ठीक है, और जो है तीसरा ये चीज़ है कि जैसे पानी में जो है बहुत सारा चीज़ जो है साथ में अंदर में एयर वगैरह भी बहुत सारा इंट्रैप्ड एयर होता है पानी में, है ना। कभी आ गया अंदर में घुस गया, तो वो जो है ऐसा हो जाने की वजह से घटना ये पूरा ऐसे राउंड मार लेता है, मिक्स होता है, तो वो एयर जो है वो निकल जाता है। या और भी बहुत सारी जो गंदगी होती है, मान लो कि ये महक भी आ जाता है, तो ऐसा जंप हो जाने की वजह से क्या होगा कि ऐसे पूरा वो हवा में घूम जाता है, तो एक बार वो सब चीज़ जो है वो बाहर निकल जाता है। थोड़ा जो चीज़ गैस वगैरह घुस गया है तो वो बाहर निकल जाता है ना। तो ये रिमूव कर देता है इंट्रैप्ड एयर को, रिमूव इंट्रैप्ड एयर। ठीक है, ये फायदा होता है। चौथा ये फायदा होता है कि ये जो है आगे में जो है थोड़ा सा ये हाइट को बढ़ा देता है, हाइट को बढ़ा देता है, तो आप इसका बढ़े हुए हाइट का इस्तेमाल जो है आप सिंचाई उचाई करने में आगे के खेत उसमें कर सकते हैं, है ना। थोड़ा सा हाइट बढ़ जाएगा, हाइट बढ़ा हुआ है तो वहाँ से पाइप खींच के आप जो है जो आपके अपने खेत वगैरह में पानी ले जा सकते हैं, है ना, चैनल वगैरह के थ्रू। तो जो है इंक्रीज्ड हाइट कैन बी यूज्ड फॉर इरिगेशन। ठीक है, ये बात समझ में आया। हाँ, तो ये जो चीज़ था जो है इसको बताने के लिए, ये टोटल एनर्जी लाइन इसलिए समझाएं कि एनर्जी वाला बात समझ में आएगा कि क्या एनर्जी होता है। ये जिन लोगों का छूटा होगा ना फोर्थ और फिफ्थ यूनिट, तो थोड़ा सा उनको दिक्कत होता होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, उसको मान के चलो कि बस इतना समझ रहे हैं हम, है ना। तो ये चीज़ है, ये घटना जो है हाइड्रोलिक जंप होता है, और इसके होने को समझने के लिए फ्रूड ने एक्सपेरिमेंट किया और एक ये टर्म निकाला, फ्रूड नंबर जिसको बोलते हैं। तो उसके इस्तेमाल से वो जो है पकड़ते हैं कि हाँ कहाँ पे सुपर क्रिटिकल, कहाँ पे क्रिटिकल, और कहाँ पे सब क्रिटिकल। जो क्रिटिकल वाला जो पोजीशन होता है ना, वहाँ पे एनर्जी सबसे कम होता है, ये माना जाता है उस जगह पे एनर्जी कम हो जाता है। तो यहाँ से हाई एनर्जी के साथ था, यहाँ पे एनर्जी कम हो जाता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे इसके बाद मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी था, फिर काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होना शुरू होता है, कि बीच में एक जगह पे थोड़ा सा एनर्जी कम हो जाता है। ठीक है, वो एनर्जी कम होने से फायदा ये होता है कि ये इरोजन से हम लोग बच पाते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। अब जो है एक ये जो फ्रूट नंबर कभी कभी इस टर्म में भी पूछता है कि फ्रूट नंबर जो होता है, ये फ्रूट नंबर जो है वो रेशियो होता है रूट अंडर इनर्शिया फोर्स डिवाइड। ये सब जो है छोटा मोटा डिफिनेशन कभी कभी पूछता है ना, इसलिए ये बता दे रहे हैं। ये यूनिट का ये जो लास्ट टॉपिक सब है ना, ये होता है इनर्शिया फोर्स डिवाइड बाय ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, ये होता है फ्रूट नंबर, है ना। तो वो जो रूट जी डी है ना, वी बाई रूट जी डी, वो इसी से आता है। तो इनर्शिया फोर्स जो है हम लोग जो है इस फिफ्थ यूनिट में देखे थे, वो होता है रो ए वी स्क्वायर, यही होता था ना, रो ए वी स्क्वायर। और ग्रेविटी फोर्स मतलब ये एम इंटू जी को बोलते हैं ना, ग्रेविटी फोर्स ये होता है। ठीक है, तो ये जो होगा रूट अंडर रो ए वी स्क्वायर, और एम को जो है हम लोग लिख सकते हैं रो इंटू ए इंटू एल, ये लिख सकते हैं। ए इंटू एल हो गया वॉल्यूम, और वॉल्यूम से डेंसिटी मतलब केजी पर मीटर क्यूब, तो वॉल्यूम मतलब मास बटा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया, ये बचेगा मास, है ना। तो ये हो गया टोटल टर्म मास इंटू जी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए से ए कट गया, ये रो से रो कट गया, ये रूट वी का है तो ये वी बाहर आ जाएगा,
यहाँ पे बाई रूट जी एल हो जाएगा। ये एल जो है इसको जो है हम लोग यहाँ पे सिंपली लिखते हैं वी बाई रूट जी इंटू डी, है ना, डेप्थ के टर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे वेयर ये ओपन चैनल फ्लो में डी इक्वल टू होता है एरिया बाई टॉप विड्थ। एरिया बाई टॉप विड्थ को बोलते हैं हाइड्रोलिक डेप्थ, एरिया बाई टॉप विड्थ, है ना, इसको नाम है हाइड्रोलिक डेप्थ, डी का नाम हाइड्रोलिक डेप्थ, और ये होता है एरिया बाई टॉप विड्थ। ये जब भी कभी इस्तेमाल करना होगा वी बाई रूट जी डी में, डी जो होगा वो एरिया बाई टॉप विड्थ हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कभी कभी पूछता है कि फ्लूइड नंबर क्या होता है, तो आपको बताना होगा रूट अंडर इनर्शिया फोर्स बाई ग्रेविटी फोर्स होता है। ठीक है, क्लास एंड करें। अब इसके साथ ये यूनिट खत्म हो गया हम लोग का, है ना। अब जो है हम लोग नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे, क्लास एंड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए।